नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 7 मध्य भारत का इतिहास। जो मध्य भारत का इतिहास चल रहा है उसमें सल्तनत काल में गुलाम वंश, और गुलाम वंश में आज हमको बात करनी है इल्तुतमिश साहब की। तो इल्तुतमिश की बात जो थे, इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो थे इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा जो आराम शाह आया था गद्दी पे, ऐबक इतना आराम करे, तो जो आराम शाह गद्दी पे आए थे उनको आराम शाह को तुरंत हराकर और इन्होंने गद्दी प्राप्त कर ली थी इल्तुतमिश जी ने। ठीक है, अब इल्तुतमिश जो थे वो ऐबक के कौन कौन थे? तो ऐबक के गुलाम थे और दामाद भी थे। ऐबक ने अपनी बिटिया की शादी इनसे करी थी, तो ऐबक के गुलाम और दामाद थे। ठीक है, तो ऐबक स्वयं गुलाम थे और गुलाम का गुलाम ये थे, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोलते हैं। इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है दोस्तों? गुलामों का गुलाम। ऐबक का गुलाम था इसलिए। इसको 1 लाख जीतल में खरीदा था ऐबक ने। 1 लाख जीतल में ऐबक ने खरीदा था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने खरीदा था 1000 दीनार में। तो मलिक काफूर को 1000 दीनार ही बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इनको 1 लाख जीतल में खरीदा था इल्तुतमिश को। तो ये गुलामों के गुलाम भी कहलाते हैं। 1 लाख जीतल में किसने खरीदा था? ऐबक ने। ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक है, और इसने दिल्ली में वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्क साम्राज्य का, क्योंकि ये दिल्ली तक आए हैं ऐबक। ठीक है, अब ऐबक जो है वो इल्बरी तुर्क थे। ऐबक कौन से थे? इल्बरी तुर्क, बता चुका हूं पहले, और शमसी वंश के थे। सब चीजें करेक्ट हैं। तो इल्बरी तुर्क और शमसी वंश के थे ऐबक। ठीक है, और जब ये गद्दी पर बैठते हैं दिल्ली की, तो गद्दी पर बैठने के ठीक पहले ये बंदायूं के इक्तेदार होते थे। बंदायूं का इक्तेदार होता था। बंदायूं का राज्यपाल बोल लीजिए, चाहे बंदायूं का हेड बोल लीजिए, चाहे बंदायूं को संभालते थे ये, तो बंदायूं का इक्तेदार था। हालांकि इक्ता प्रणाली जो सही ढंग से लाए हैं वो इल्तुतमिश ही लाए हैं। तो जब ये शासन पर बैठते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, कहां के इक्तेदार रहते हैं? बंदायूं के इक्तेदार रहते हैं। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है। टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? तो टाइम पीरियड है 1210 से 1236 तक। 1210 से 1236 तक ये इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी के गुलामों में ऐबक भी थे और एक खतरनाक गुलाम था, वो था एलदौज। इसी एलदौज, ये वही एलदौज है जिसके डर से कुतुबुद्दीन ऐबक कभी लाहौर से बढ़कर दिल्ली तक नहीं पहुंचे। तो क्या होता है कि एलदौज जो होता है ना, वो गजनी पर अधिकार कर लेता है। एलदौज जो है वो गजनी पर अधिकार कर लेते हैं, और गजनी पर अधिकार करने के बाद फिर ये जो है खतरनाक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसी एलदौज को जो है ना ख्वारिजम शाह एक पर्सनालिटी रहती है, ख्वारिजम शाह। ये ख्वारिजम शाह जो है ना इस एलदौज को हरा के गजनी पे अधिकार कर लेते हैं। पहले एलदौज गजनी का शासक रहता है, गजनी जीत लेता है, लेकिन ख्वारिजम शाह एलदौज को हराकर और गजनी का शासन कर लेते हैं। एलदौज को खदेड़ते हैं ये, और एलदौज भागता भारत की तरफ आता है। एलदौज भागता कहां आता है? भारत की तरफ, और इल्तुतमिश के पास आता है। कहां पे पहुंचता है? दिल्ली, इल्तुतमिश के पास पनाह मांगने, है ना। इल्तुतमिश के पास आता है, लेकिन इल्तुतमिश को यह मौका मिल जाता है। इल्तुतमिश के ससुर कौन है? इल्तुतमिश के ससुर कौन है दोस्तों? ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एलदौज ने ऐबक को तो अब इल्तुतमिश के पास होते ससुर का बदला ले सके इससे। तो जैसे ही एलदौज इल्तुतमिश के पास भाग के दिल्ली आता है ख्वारिजम शाह के डर से, तो ये इल्तुतमिश जो है ना 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध बोलते हैं दोस्तों इसको। तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? एलदौज वर्सेस इल्तुतमिश। तो इसमें इसको मार डालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ख्वारिजम शाह के डर से एलदौज इल्तुतमिश के पास आता है। इल्तुतमिश के पास मौका होता है कि अपने ससुर ऐबक का बदला ले ले,
और वो 1215 में तराइन के युद्ध में, तराइन के तीसरे युद्ध में एलदौज को पराजित करके मार डालता है इल्तुतमिश, और यहां पे एलदौज की कहानी समाप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब इसी में एक दूसरी कहानी यह होती है, अब ख्वारिजम शाह जो होता है यह गजनी में बैठा है। यहां पे गजनी में कौन बैठा है? ख्वारिजम शाह, ख्वारिजम शाह। और यहां मंगोल, एक मंगोल है दोस्तों, चंगेज खां, चंगेज क्वान, जल्दी जल्दी में चंगेज खां बोला जाता है लेकिन वो चंगेज क्वां है। तो मंगोलिया यहां पे है, तो मंगोलिया में ये है और ख्वारिजम शाह गजनी में बैठा है। तो अब ये चंगेज खां बहुत खतरनाक होता है, ये ख्वारिजम से भी खतरनाक है। हर बाप का, हर शेर का सवा शेर पाया जाता है। तो ख्वारिजम शाह से भी खतरनाक कौन है अब? चंगेज खां। तो चंगेज खां ख्वारिजम शाह हरा के अब ख्वारिजम शाह का जो बेटा होता है वो इल्तुतमिश के पास आता है दिल्ली, जिसको बोलते हैं जलालुद्दीन मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी। जब चंगेज खां ख्वारिजम शाह को हराता है तो ख्वारिजम शाह का लड़का चंगेज खां के डर से, खतरनाक हमलावर है चंगेज खां, मंगोल है, खां नहीं है, चंगेज खां नहीं बोलते, चंगेज क्वां बोलते हैं। और चंगेज क्वां जो होता है वो मंगोल होता है। तो ख्वारिजम शाह को मार डालता है। ख्वारिजम शाह का बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी भागते इल्तुतमिश के पास आता है दिल्ली और इल्तुतमिश से पनाह मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश इसके नाम से ही डरता है चंगेज खां के, तो इल्तुतमिश इसको पनाह नहीं देता है जलालुद्दीन मंगबरनी, और ये वापस चला जाता है। और चंगेज खां भी यहीं तक पीछा करता है, उसके बाद वापस चला जाता है। अगर इल्तुतमिश ने इसको पनाह दे दी होती मंगबरनी को, तो शायद आज का इतिहास कुछ और होता। वहीं पे चंगेज खां शुरू हो जाता दोस्तों, फिर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो मंगबरनी को इल्तुतमिश पनाह नहीं देता है और चंगेज खां बाहर वापस हो जाता है। और 1221 में चंगेज खां का भारत पर भी आक्रमण होता है। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण कब है दोस्तों? अब्बा था। चंगेज खां जो है ना वो सबका अब्बा था। ए मतलब एक, बी मतलब दो और एक, ये 1221 याद करने का तरीका है दोस्तों, अब्बा। तो मंगोल चंगेज खां का आक्रमण भारत में कब हुआ है ये सन याद रखेंगे, 1221। किसका टाइम है? इल्तुतमिश का समय है, इल्तुतमिश के समय। अर्थात इल्तुतमिश किसके समकालीन कहलाया दोस्तों? चंगेज खां के। इल्तुतमिश किसके समकालीन कहलाया? चंगेज खां के। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना है आपको। और चंगेज खान जो था वो बौद्ध धर्म मानता था, कोई मुस्लिम नहीं था, ये मंगोल था, इसलिए बौद्ध धर्म मानता था। चंगेज क्वां, क्या बोलते थे? चंगेज क्वां। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है हिसाब। तो दो चीजें बता दी, एक तो इल्तुतमिश के समय एलदौज का क्या हुआ, और दूसरा इल्तुतमिश के समय ख्वारिजम शाह, मंगबरनी और चंगेज खां का पूरा ट्रायड की स्टोरी आपको बता दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं इल्तुतमिश क्या होता है कि सबसे पहले राज्य की संकल्पना जो लाता है गुलाम वंश का शासक, वो इल्तुतमिश ही है। ठीक है, अर्थात राज्य की संकल्पना क्या होती है? राज्य किससे बनता है? जिसकी सीमा हो, जिसका प्रशासनिक इकाइयां हो, जिसकी सुपरिभाषित अर्थव्यवस्था हो, जिसके पास अपनी मुद्राएं हो, है ना। तो ये सारी चीजें राज्य बनाती हैं। अर्थात इल्तुतमिश राजधानी दिल्ली बना लेता है। राजधानी किसको बना लेता है? सल्तनत की राजधानी दिल्ली। और एक सुपरिभाषित राज्य, दिल्ली में वास्तविक संस्थापक है तुर्क का, और सुपरिभाषित सल्तनत यह राज्य चलाने के लिए राजधानी क्षेत्र बना लेता है, प्रशासनिक अमला तैयार करता है, अर्थव्यवस्था आदि तैयार करता है। तो राज्य की परिभाषा समझ में आई दोस्तों? सुपरिभाषित सीमा हो, जनसंख्या हो, प्रशासनिक अमला हो, अर्थव्यवस्था हो, मुद्रा हो, अर्थव्यवस्था कर की पद्धतियां हो, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं राज्य का बनना। तो इल्तुतमिश ने एक सुपरिभाषित राज्य की नींव डाली और राज्य को चलाने के लिए छोटे छोटे चीजों में बांटा, जिसको क्या बोला गया था? इक्ता। ठीक है, तो राज्य को चलाने के लिए इसने, जैसे ये पूरा राज्य है मान लीजिए, तो इस पूरे राज्य को चलाने के लिए इसने छोटे छोटे भागों में बांटा, तो इसको बोला गया इक्ता। इक्ता 1, इक्ता 2, इस तरीके से। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी? इल्तुतमिश ने। इक्ता को देखने वाला व्यक्ति कौन कहलाता था? इक्तेदार।
जैसे ठेकेदार होता है वैसे इक्तेदार। तो इक्तेदार क्या करता था, इस अपने एरिया से पूरा कर वर वसूलता था, पूरी उगाही करता था, लोगों की देखरेख करता था, अपने क्षेत्र के लिए सेना रखता था, सारी उगाही करता था और सारी उगाही का, सारे राजस्व का कुछ परसेंट सेंट्रल में बैठे, दिल्ली में बैठे इल्तुतमिश को पहुंचाना होता था। यही इक्ता प्रणाली है। सुपरिभाषित राज्य को अच्छे से चलाने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाना क्या कहलाता है, इक्ता। और हर एक इक्ता का एक इक्तेदार होता था। इक्तेदार अपने क्षेत्र की सेना रखता था, अपने क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं प्रदान करता था, है ना, और वहां से जो राजस्व की उगाही होता था उससे पूरा खर्चा चलाता था और कुछ भाग उस राजस्व का कहां पहुंचाता था, सेंट्रल में, अर्थात इल्तुतमिश को पहुंचाता था। यही इक्ता प्रणाली है दोस्तों। तो इक्ता प्रणाली किसने शुरू की है, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और बात करते हैं, इल्तुतमिश ने पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। यह प्रश्न आया है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के, जिसमें चांदी का सिक्का जो है और तांबे का सिक्का था। तांबे के सिक्के को बोलते थे दोस्तों जीतल और चांदी के सिक्के को बोलते थे टंका। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, टंका। 175 ग्रेन का होता था, 175 ग्रेन का ये सिक्का, ग्रेन मतलब उसका वजन। तो 175 ग्रेन का सिक्का चांदी का होता था, उसको बोलते थे टंका। और तांबे के सिक्के को क्या बोलते थे, जीतल। इसके लिए कोडिंग मैंने आपको बता देनी है अभी ही, ताजी चाट, ताजी चाट, बढ़िया ताजी ताजी चाट खाइए। तो ता मतलब तांबा, तांबे वाले सिक्के को क्या बोलते थे, जीतल, और चांदी वाले सिक्के को क्या बोलते थे, टंका। ताजी चाट कैसे याद रहेगा दोस्तों, सल्तनत कालीन सिक्के ताजी चाट, तांबे के सिक्के को जीतल, चांदी के सिक्के को टंका। ये दोनों किसने चलवाए हैं, इल्तुतमिश ने। क्लियर है। सबसे पहले इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, यह ध्यान में रखना है, अपने नाम के सिक्के भी इसने सबसे पहले चलवाए हैं इल्तुतमिश ने। ठीक है। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा, सिक्कों पर टकसाल का, टकसाल मतलब मिंट, जहां से सिक्के ढाले जाते हैं, फैक्ट्री जैसे भारत में नासिक में है ना। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी किसने चलाई है, इल्तुतमिश ने। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है। अब ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, क्योंकि वो अपने आप को गुलाम ही समझता था, लेकिन ये बड़े लोग थे इल्तुतमिश वगैरह, तो इसने अल मुस्तसीर बिल्लाह, ये प्रश्न आया है दोस्तों, बगदाद के तत्कालीन खलीफा कौन थे, अल मुस्तसीर बिल्लाह। तो इल्तुतमिश ने अल मुस्तसीर बिल्लाह से जो है सुल्तान की उपाधि धारण की। तो सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इल्तुतमिश। वहां पे कौन था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, महमूद गजनबी, पहले पढ़ के आए हैं। तो बगदाद का जो खलीफा था तत्कालीन, अल मुस्तसीर बिल्लाह से इसने कौन सी उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, और ऐसा करने वाला यह पहला व्यक्ति था, भारत में पहला व्यक्ति था। ठीक है। फिर इसने एक ग्रुप बनाया दोस्तों प्रशासन को सही रूप से चलाने के लिए, तुर्कान ए चेहलगानी। इसने 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का, तुर्की अमीरों को, सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया तुर्कान ए चेहलगानी। 40 सरदार थे इसमें। अली बाबा 40 चोर सुना है आपने, वैसे ये अली बाबा हो गए और 40 चोर, तो 40 सरदारों का है ना, ऐसे। ठीक है। तो 40 भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो तुर्कान ए चेहलगानी या 40 सरदारों का ग्रुप किसने बनाया है, इल्तुतमिश ने। काय के लिए बनाया है, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इन्हीं तुर्कान ए चेहलगानी के सरदारों को किंग मेकर्स कहा गया है। क्या कहा गया है, किंग मेकर्स। सल्तनत काल के राजा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद जल्दी 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 शासक बदलते रहे, बहुत जल्दी। तो ये सब किसने किया है, तुर्कान ए चेहलगानी ने किया है। तुर्कान ए चेहलगानी ने ये सब किया है, अपनी मर्जी से ये अपने राजा को बदल देते थे, और खासतौर पे रजिया सुल्तान के बाद तो बहुत तेज हो गए थे ये। इसीलिए आगे रजिया के आगे बलबन जो होते हैं,
बलबन ने समझ लिया था कि ये तुर्कान चहलगानी बहुत प्रभावी हो चुके हैं, ये हमको भी हटा देंगे जैसे तैसे, तो बुढ़ापे में गद्दी मिलती है बलबन को। तो बलबन जो होता है ना, वो तुर्कान चहलगानी को ही खत्म कर देता है। रजिया के बाद कई शासक थोड़े थोड़े समय में सब अल्टापल्टी कर देते हैं ये लोग, बलबन भाप जाता है, इसलिए बलबन इनको ही खत्म कर देता है। तो तुर्कान चहलगानी शुरू किसने किया है? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने किया है? बलबन ने। याद रहेगा। तो 40 सरदारों का ग्रुप, जिसे गुलाम चालीसा भी बोलते हैं, इसे बोला गया है दोस्तों गुलाम चालीसा। क्या बोला गया है दोस्तों? गुलाम चालीसा। ठीक है। तो रजिया के बाद बहुत जल्दी सुल्तान ये पलटते रहते हैं, क्योंकि इनकी नीतियां इस तरीके की होती हैं, किसी को प्रभावी रूप से आगे नहीं देते हैं। ठीक है। और इक्तादार मैंने बता ही दिया है। अब अपने को बात करना है इल्तुतमिश के कार्य। इल्तुतमिश के कार्य, तो कार्य में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। कुतुब मीनार पूरी की थी इन्होंने, पहला। दूसरा कार्य जो है, इनका बेटा था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, तो अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा इसने दिल्ली के पास सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दिल्ली के पास सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका मकबरा था? इसका बेटा जो था नासिरुद्दीन महमूद। तो अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है। और यह जो मकबरा था, यह तुर्कों द्वारा भारत में बनवाया गया पहला मकबरा था। तुर्कों द्वारा बनवाई गई भारत में पहली मस्जिद कौन सी थी? तो ऐबक के समय बनी थी, है ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। तो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है। और तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा कौन सा है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किसका मकबरा है? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद कौन है? बेटे हैं इल्तुतमिश के। किसने बनवाया है यह मकबरा? इल्तुतमिश ने स्वयं। तीसरा कार्य है नागौर, जहां से पंचायती राज शुरू हुआ था, नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान में आसार किन का दरवाजा बनवाया था इन्होंने? इल्तुतमिश ने। राजस्थान के नागौर में आसार किन का दरवाजा बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और इसी आसार किन के दरवाजे से प्रेरणा लेके अकबर ने बाद में कौन सा दरवाजा बनवाया था दोस्तों? बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा, गुजरात द्वितीय विजय के बाद। गुजरात द्वितीय विजय को स्मिथ ने सबसे द्रुतगामी युद्ध कहा है इतिहास का। तो अकबर ने गुजरात द्वितीय की विजय के बाद जो फतेहपुर सीकरी बसाया था, फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा बनवाया है, जिसको बुलंद दरवाजा कहते हैं। और बुलंद दरवाजा किससे प्रेरणा लेकर बनवाया गया था दोस्तों? आसार किन का दरवाजा। आसार किन का दरवाजा नागौर राजस्थान में किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। नंबर चौथा, बदायूं के इख्तियार थे ये सुल्तान बनने के पहले। तो बदायूं में हौज ए शमसी, हौज ए शमसी, शमसी वंश का था ना दोस्तों ये, तो हौज ए शमसी बनवाई थी इल्तुतमिश ने। बदायूं में हौज, बदायूं यूपी में है ना, हौज ए शमशी, और शमशी ईदगाह भी बोलते हैं इसको, शमशी ईदगाह। कहां पे है? यूपी, बदायूं, बदायूं यूपी में। और पांचवा कार्य जो था दोस्तों इनका, वो था दिल्ली का मकबरा बना है, जो स्क्रीच शैली में बना है। ये मेरे ख्याल से केबीसी में प्रश्न आ चुका है। दिल्ली में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली में इनका मकबरा बना हुआ है, और वो कौन सी शैली में बना है? स्क्रीच शैली। स्क्रीच शैली है ना, ये अपने से अपने अप्रोच के बाहर है। ये स्क्रीच शैली क्या है, अगर आपको देखना है तो देखिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बताइए स्क्रीच शैली कैसी शैली होती है। तो इल्तुतमिश का मकबरा कहां, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था दोस्तों? लाहौर में। चौगान खेलते खेलते वहीं गिरा और वहीं दफना दिया गया। दिल्ली में मकबरा है इल्तुतमिश का, केबीसी में भी प्रश्न आया है। और कौन सी शैली में बना है? स्क्रीच शैली में मकबरा बना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे हो जाते हैं इल्तुतमिश। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश के कार्य, समय, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, बेटा नासिरुद्दीन महमूद की कब्र मकबरा बनाया, पहला मकबरा है भारत में, नागौर राजस्थान में आसार किन का दरवाजा, बदायूं में हौज शमसी, दिल्ली में स्वयं का मकबरा इसका बना हुआ है। ठीक है दोस्तों,
तो आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं, यहां वहां बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और बार बार चीजों को हैमर करवाता हूं। जैसे मैंने अकबर का द्रुतगामी युद्ध बताया, स्मिथ का गुजरात विजय जो है अकबर की, वो स्मिथ ने द्रुतगामी विश्व मतलब इतिहास का द्रुतगामी सबसे तेज फतह बोली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते जाइए, फैक्चुअल्स बहुत हैं, लेकिन यहां से बाहर आपका नहीं जाएगा, चाहे आप यूपीपीएससी लेवल तक चले जाएं, यूपीपीसीएस या यूपीएससी लेवल तक चले जाएं। ठीक है दोस्तों, सो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, साथ में मेहनत करिए, लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।